हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करती हूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और ना केवल आपके विषय से संबंधित वीडियोस ही यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ पर आपको मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे, किसी प्रकार के कोई पेड सब्सक्रिप्शन की बात आपसे नहीं की जाएगी। हमेशा के लिए आप फ्री वीडियोस देख सकते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी। यहाँ पर आपकी सुविधा का ख्याल रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके विचारों को किया है साकार और हमारा लक्ष्य है कि हम आपको आपके अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकें। आइए चलते हैं आज की तरफ कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 गिरगिट का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो लिखा है रूस के महान लेखक जो कि विश्व में प्रिय थे, विश्व भर में उनको चहेते थे। ये कौन? अंतोन चेखव जी। इस पाठ के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है आपने प्रीवियस वीडियोस में अवश्य देखा होगा। साथ ही साथ ये भी जाना होगा कि गिरगिट इस पाठ का नाम क्यों रखा गया। गिरगिट का नाम सुनते ही क्या समझ में आता है? रंग बदलने वाला। मतलब जैसा समय आया वैसा अपने आप को बदल दिया। अपना कोई सिद्धांत नहीं है, अपने कोई मूल्य नहीं है, अपनी कोई बात में दम नहीं है। जहां पर चल देगी हवा हम भी उसी तरफ उड़ चलेंगे। ठीक उसी तरह से गिरगिट जिस घास में रहता है वैसा अपने आप को कर लेता है ताकि अपने आप को छुपा सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके और दूसरों की नजरों से बचा सके। तो इसी तरह से कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं। इसी तरह के एक ऐसे इंस्पेक्टर का वर्णन किया है यहाँ पर लेखक ने, जो तुरंत अपनी बात से पलट जाते हैं। तुरंत बिल्कुल सबके सामने कुछ कहते कुछ और हैं और तुरंत यदि बात कहीं से पता चलती है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, तो अपनी बात पर पलट जाते हैं। मतलब उनकी बात में कोई दम नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेखक के जीवन परिचय पर। और एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान ना केवल हम पाठ की कहानी को ही जानेंगे समझेंगे, बल्कि जो आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे होंगे ना वीडियो में, तो उनके अलावा किस तरह के प्रश्न निर्माण किए जा सकते हैं या किस तरह के प्रश्न इस पाठ से आ सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, या फिर आप भी किस तरह के प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर एक और स्किल आप में डेवलप होने वाली है कि आप स्वयं भी प्रश्नों का निर्माण करिए, स्वनिर्मित प्रश्न। और जब स्वनिर्मित प्रश्न होंगे तो स्वनिर्मित उत्तर भी होंगे। स्वनिर्मित मीन्स आपके द्वारा बनाए जाएंगे प्रश्न। जब आप प्रश्न का निर्माण करेंगे तो आपकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी, एकदम तीक्ष्ण हो जाएगी और आप किसी भी तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हाजिर जवाबी हो जाएंगे। ठीक है, तो हर एक चैप्टर का जब कंप्लीट रिवीजन हम कर रहे होंगे तो ध्यानपूर्वक एकदम मस्तिष्क को एकाग्रचित होकर रहना है ताकि आपका एकदम फुल्ली यहाँ पर फोकस्ड रहे और आप हर एक वाक्य को, हर एक कथन को, हर एक पैराग्राफ को ध्यान से सुन सकें और उस पैराग्राफ से प्रश्नों का निर्माण कर सकें। जब प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो उत्तर भी आपको आ ही जाएंगे। प्रश्न भी गुणात्मक होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि अंतुन चेखव कौन था, इंस्पेक्टर का नाम क्या था, कुत्ता कौन था, इस तरह नहीं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे और जो प्रश्न पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए हैं, जिन एनसीईआरटी समाधान, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाला जो वीडियो है, उसके अतिरिक्त हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। चलते हैं सबसे पहले लेखक परिचय की ओर। अंतोन चेखव जी रूस के महान लेखक जो कि यथार्थवादी थे, सत्य पर आधारित इनकी कहानियां रहती थी।
या जो भी पाठ जो भी इनकी रचनाएं थी वो हकीकत पर आधारित रहती थी। इनकी कहानियों में, इनकी रचनाओं में कोई भी बनावटीपन नहीं था, इसलिए लोग इनको पसंद भी करते थे। क्योंकि ऐसे बहुत कम होते हैं लोग जो सच कहते हैं, क्योंकि सच कहने का साहस कुछ लोग रखते हैं लेकिन सलीका नहीं रहता। कुछ लोग सच को कहना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कौन पचड़े में पड़े, कौन किसी के सामने बुरा बने, हमें तो भला बने रहना है। ठीक है। लेकिन लेखक अंतोन चेखव जी एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने हकीकत या वास्तविकता या यथार्थता को सबके समक्ष लाने का बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी रचनाओं में प्रयास किया है। आइए पढ़ते हैं जीवन परिचय। लेखक अंतोन चेखव, जन्म सन 1860, दक्षिणी रूस, तगनौर नगर, मृत्यु 1904। दक्षिणी रूस के लगनौर नगर में 1860 में जन्मे अंतोन चेखव ने शिक्षा में ही कहानियां लिखना आरंभ कर दिया। अर्थात जब वो विद्यालय जाते थे, शिक्षा काल में ही उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था, विद्यालय काल में ही। 19वीं सदी का 9वां दशक रूस के लिए कठिन समय था। यह वह समय था जब आजाद ख्याल होने से ही लोग शासन के दमन के शिकार हो जाया करते थे। जब मतलब ये क्या, देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह वह समय था। इस पंक्ति को मैं आपको समझाऊंगी, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। यह वह समय था जब आजाद ख्याल होने से लोग शासन के दमन का शिकार हो जाते, जिसके मन में यह आता था ना कि चलो हम तो पुलिस के सामने अपनी जुबान खोलेंगे, चाहे जो भी हो, हम सत्य के साथ चलेंगे। तब क्या होता था, उन लोगों के साथ कानून व्यवस्था बुरा बर्ताव करती थी, मारपीट करती थी, अर्थात न्याय जैसा या सच्चाई का साथ देने वालों का बड़ा बुरा हाल होता था। ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे समय में चेखव ने उन मौकापरस्त लोगों को बैन करती कहानियां लिखी जिनके लिए पैसा और पद ही सब कुछ था। ऐसे समय में लेखक ने सत्य पर आधारित कहानियां लिख दी। उन्हें डर नहीं था कि सरकार क्या करेगी या कानून व्यवस्था मेरा क्या करेगी, क्योंकि रचनाकार या जो पत्रकार रहते हैं वो किसी एक पक्ष का भला या बुरा नहीं करते हैं या नहीं लिखते हैं, वे न्याय के साथ चलते हैं। और उन्हीं में से न्याय के साथ चलने वाले पत्रकार कहें या रचनाकार कहें, उनमें से ही थे एक हमारे लेखक। ठीक है। चेखव सारे संसार के चहेते लेखक माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसकी नजर में सत्य ही सर्वोपरि है। सत्य के प्रति आस्था और निष्ठा यही चैन की धरोहर है। ठीक है। साहित्यिक परिचय देखते हैं। प्रमुख कहानियां हैं इनकी गिरगिट, क्लर्क की मौत, बालका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोंगा, इयोनिम, रोमांस और दुल्हन, ये उनकी प्रमुख कहानियां हैं। प्रसिद्ध नाटक भी लिखे हैं, न केवल उन्होंने कहानियां लिखी बल्कि नाटक भी लिखे हैं। वालिया मामा, तीन बहनें, सीगल और चेरी का बगीचा। ठीक है। ओह, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या नजर आ रहा है आपको, अच्छे से देखिए चित्र को। एक व्यक्ति है और एक छोटा सा पिल्ला है, कुत्ते का बच्चा। ठीक है। उसकी उंगली को उसने काट दिया है और वो चीख रहा है बुरी तरह से, खून लहूलुहान हो गया है और वो बुरी तरह से चीख रहा है और पिल्ला उसकी उंगली को काट चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति अपने हाथ की उंगली उठाए हुए खड़ा है और वहाँ पर भीड़ एकत्रित है। वहाँ कुत्ता भी नजर आ रहा है, एक पुलिस की वर्दी में एक इंस्पेक्टर जैसे व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं। सही समझे हैं आप। ये कहानी यही है, गिरगिट। जो कहानी, जो चैप्टर आज हम कंप्लीट रिवीजन के दौरान करने वाले हैं, वो इसी का सार है, इसी की समरी है और साथ ही साथ इसी से संबंधित प्रश्नों का जिक्र भी हम करेंगे। क्या देखने वाले हैं इस कहानी में कंप्लीट रिवीजन के दौरान, कि एक व्यक्ति था जिसका नाम अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है। वो अचानक से चीखता हुआ बाहर आता है। कहाँ? काठ गोदाम पर। काठ गोदाम में चीखता हुआ अपनी उंगली को ऊंचा किए हुए आता है और साथ साथ एक कुत्ते के पिल्ले की आवाज भी काई 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 करती आवाज आती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो उंगली ऊंची करके आ रहा था और उसकी उंगली लहूलुहान हो रही थी, उसी व्यक्ति ने एक छोटे से कुत्ते की पीछे की टांग को पकड़ के रखा था। तो वो कुत्ता 3 टांग से चल रहा था और काई काई किए जा रहा था। जब लोगों ने उसके चीखने की आवाज सुनी, कुत्ते की आवाज भी सुनी और साथ ही साथ उसको जो व्यक्ति था वो भी मतलब रुआसा हो रहा था या कह रहा था कि इसे पुलिस के हवाले करो या मुझे बचाओ इससे, तो भीड़ एकत्रित हो गई।
जब वहां पर था गश्त लगाने वाले एक इंस्पेक्टर आए थे। जब उन्होंने ये देखा कि एक व्यक्ति तो बुरी तरह चीख रहा है, तो वो गए एकदम अपने बढ़िया रुतबा जमाते हुए कि अरे क्या हुआ क्या हुआ। पता चलता है कि वो बताता है कि मुझे देखो इस कुत्ते ने काट लिया है। इंस्पेक्टर कहते हैं अरे ये, तुम चिंता मत करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा, मैं तुम्हें इसके मालिक से हर्जाना भी दिलवाऊंगा। इस तरह की दिलासा इंस्पेक्टर देते हैं उस व्यक्ति को। व्यक्ति ने कहा जी हुजूर ऐसा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो काम है वो उंगलियों का ही है। कारीगर था, काठ गोदाम मतलब लकड़ियों का जो गोडाउन रहता है, ठीक है, वहां पर वो कार्य करता था। और उसने ये भी कहा कि अब लगभग 1 हफ्ते तक मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, तो इस कुत्ते के मालिक से मुझे 1 हफ्ते तक का हर्जाना चाहिए, ताकि मैं आराम से अपना जीवक उपार्जन कर सकूं 8 दिनों का। इंस्पेक्टर ने कहा, बहुत अच्छे से दिलासा दी, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सब कुछ मैं करवाऊंगा, इस कुत्ते के मालिक से तुम्हें हर्जाना दिलवा कर ही रहूंगा। थोड़ा सा जो व्यक्ति था वो खुश हुआ, लेकिन अब उसने कहा इंस्पेक्टर ने, किसका कुत्ता है ये? पता चला यूं ही होगा किसी का। किसी ने कह दिया अरे ऐसा लग रहा है जैसे ये जनरल साहब का कुत्ता है। ओहो, जनरल साहब का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर ने तुरंत गिरगिट की तरह अपना रंग बदला और कहा, जनरल साहब का कुत्ता? अरे ये कुत्ता कैसे काट सकता है? ये तो इतना प्यारा कुत्ता है, कितना खूबसूरत कुत्ता है, ये थोड़ी काटेगा। जरूर तुम्हारी उंगली में कील भी लग गई होगी, उसी से ये निकल गए और तुम चले कुत्ते पर इल्जाम लगाने। जाओ जाओ यहाँ से, कुत्ता तो बहुत प्यारा है। तुरंत रंग बदल दिया। फिर एक सिपाही ने कहा कि नहीं साहब, ऐसी इस नस्ल का कुत्ता तो मैंने जनरल साहब के पास कभी नहीं देखा, ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। इंस्पेक्टर फिर तुरंत अपना रंग बदल देते हैं भीड़ के सामने ही, नहीं है, जरूर किसी का ऐसा ही कुत्ता होगा, अब तो इस कुत्ते को मरवा डालते हैं, मार डालने का आदेश दे देते हैं। फिर वहां से जो जनरल साहब थे उनके बावर्ची घूमते हुए मतलब निकलते हुए नजर आए। तो लोगों ने कहा चलो बावर्ची से पूछ लेते हैं किसका कुत्ता है। बावर्ची से पूछा तो कहा कि नहीं, मैंने इस तरह का कुत्ता या इस नस्ल का कुत्ता जनरल साहब के आंगन में तो कभी नहीं देखा। फिर इंस्पेक्टर ने बदला, अच्छा नहीं है, मतलब इस कुत्ते को मरवाना चाहिए, और ये वो दुनिया भर की बातें। अर्थात जो व्यक्ति की उंगली में काटा था उसकी साइड लेने लगा। अचानक से उसको याद आया, हाँ लेकिन उनके जो भाई हैं उनका कुत्ता है ये। अच्छा भाई आए हुए हैं, उनका कुत्ता है। तुरंत इंस्पेक्टर फिर अपना रंग बदल देता है। तो ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलने की बात है कि व्यक्ति अवसर के साथ ही अपने आप को सब कुछ बदल के रख देता है, उसी का ये पाठ लिखा है लेखक जी ने। और ये हमें बताना चाहते हैं कि व्यक्ति अवसरवादिता या जो एकदम अपने जिनकी कोई नीति या सिद्धांत नहीं होते, वो किस तरह से अपने आप के वजूद का धज्जियां उड़ा लेते हैं। लोग भी हंसने लगे, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी वो अपनी बातों पर अडिग नहीं रहा था। चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ की कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जब रूस में जार की उपाधि धारक राजाओं के शासन में वहां की शासन व्यवस्था चापलूसों के भरोसे चल रही थी। वहां पर हालत इतने खराब थे कि वहां के अधिकारी कानून के या आम आदमी की ऐसी शिकायत पर भी सही फैसला नहीं कर पाते थे जिसमें दोषी कोई आदमी नहीं बल्कि कोई खतरनाक कुत्ता ही हो। मतलब वहां यदि किसी जो ऊंचे पद पर हो या कोई आम आदमी को कोई नुकसान हुआ है तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, और किसी भी यदि किसी मतलब किसी ऊंचा या उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का यदि कुत्ता भी है तो उसके प्रति भी अपनी दलील नहीं दे पाते थे या उसके प्रति भी अपना कुछ भी नहीं सुना पाते थे। पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमिलाव दूसरों की हथियारी बेर की एक किस्म झरबेरिया की एक मतलब दूसरों से हत्या कर लाते थे, क्योंकि उसका काम था गश्त लगाना और लोगों से लूटपाट करना ही था। पुलिस होते हुए भी एकदम लुटेरों जैसी वहां की स्थिति थी, कानून व्यवस्था शून्य थी। अब हत्याई हुई बेर की एक किस्म झरबेरिया, बेरों की किस्म है, झरबेरियों की टोकरी को लेकर चौराहे से गुजर रहा था तो अचानक उसके कानों में कुछ शोर सुनाई दिया। ओचुमिलाव मुड़ा और भीड़ की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि एक कुत्ता 3 टांगों पर रेंगता हुआ आ रहा था, और वह इसलिए रेंग रहा था क्योंकि एक आदमी ने गिरते पड़ते किसी तरह से उस कुत्ते की एक टांग को पकड़ लिया था। वह आदमी अपना दाया हाथ ऊपर हवा में उठाकर खड़ा था और वहां पर मौजूद लोगों को अपनी खून से लथपथ उंगली दिखा रहा था। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि इस तरह से ये लथपथ उसकी उंगली है और लोगों को वह दिखाने का कोशिश कर रहा है कि देखो इस कुत्ते ने मुझे काट लिया। ओचुमिलाव कौन था? इंस्पेक्टर का नाम, ठीक है। उस आदमी को पहचान लिया, वह क्यूक्रेन नाम का सुनार था।
ठीक है, अर्थात कारीगर था। उस भीड़ के बीचों बीच अपनी उंगली अगली टांगों को फैलाए हुए, नुकीले मुंह वाला और पीठ पर फैले हुए पीले दाग वाला सफेद रंग का बारजोई नामक प्रजाति का कुत्ता ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। देखिए कुत्ते का डिस्क्रिप्शन देखिए आप, अपनी अगली टांगों को फैलाए हुए, नुकीले मुंह वाला, पीठ पर फैले हुए पीले दाग वाला सफेद रंग का बारजोई नामक प्रजाति का कुत्ता ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। कुत्ते का डिस्क्रिप्शन, और अपराधी की तरह नजर आ रहा था। घटना के बारे में पूछने पर उस आदमी ने बताया कि वह तो चुपचाप अपने रास्ते पर चल रहा था। इतने में अचानक इस कम अक्ल कुत्ते ने बिना किसी कारण के ही उसकी उंगली को काट लिया। ह्यूक्रियन की बात सुनकर ओजू मिलाप कुत्ते के बारे में पूछता है कि वह कुत्ता किसका है। अब देखिए यहां पर जो हम पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था पहला पैराग्राफ कि किस तरह की कानून व्यवस्था थी। कानून व्यवस्था नाम की, न्याय नाम का वहां 1% कुछ नहीं था। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय रूस में कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था शून्य थी। किसी के साथ कोई न्याय नहीं होता था, भ्रष्ट, एकदम भाई भतीजावाद पूरी तरह से बोलबाला था। जो व्यक्ति न्याय की गुहार लगाते थे उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता था जैसे वो गुलाम हो। ठीक है, दूसरा यहां देखते हैं कि किसका शोर सुनाई दिया, क्यों शोर सुनाई दिया। तो ये आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी उंगली ऊंची कर कर जा रहा था, जिसकी लहूलुहान उंगली हो रही थी, और कुत्ते को हाथ में दबाते हुए। ठीक है, आगे चलते हैं कि साथ ही साथ फिर क्या हुआ, वह इस मामले में छोड़ेगा नहीं। जब उसने कहा कि क्या हुआ बताइए, क्यों चिल्ला रहे हैं आप, उसने कहा कि इस कुत्ते ने मेरी उंगली को काट दिया। तो इंस्पेक्टर ने कहा नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं इस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं, इसके मालिक से भी तुम्हें हर्जाना दिलवाऊंगा। वह उस कम अक्ल आदमी को इतना जुर्माना लगाएगा, मतलब जिसका कुत्ता है उसकी बात कर रहे हैं, कम अक्ल, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, किस तरह फिर वो बदल जाएगा। उसने कहा कि वह उस कम अक्ल आदमी को इतना जुर्माना लगाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह कहीं फालतू खुला छोड़ने से क्या परिणाम हो सकता है। तो जो जिसकी उंगली काटी थी ह्यूक्रियन, थोड़ा सा उसको अच्छा लगा कि चलो इंस्पेक्टर साहब मेरी साइड ले रहे हैं और मुझे जुर्माना तो मिल ही जाएगा। वह अपने सिपाही से पता लगाने को कहता है कि पता लगाओ ये पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके बिना देरी किए कुत्ते को मार देने को कह देता है। कहता है पता लगाओ ये कुत्ता किसका है, और बिल्कुल कोई रिपोर्ट में नहीं लिखना है। मैं कह रहा हूं ना कि इसको पता लगाओ किसका है और साथ ही साथ इसको मार डालो। इस तरह के कुत्ते गली में नहीं घूमना चाहिए। आज इसको काटा है कल किसी दूसरे को काट देगा। तरह तरह की, मतलब अपने आप का झाड़ने लगा। अब क्या होता है, हाँ, इतने में भीड़ में से किसी की कोई आवाज आई। क्या कहता है, लगता है ये कुत्ता जनरल झिंगलॉफ का है। ओह, भीड़ में से किसी की आवाज आई कि लगता है ये कुत्ता तो जनरल साहब का है। अब क्या हुआ, इंस्पेक्टर का क्या हुआ, ये सुनकर ओचू मेलाव अर्थात इंस्पेक्टर हड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसने कुत्ते को मरवाने का आदेश दे दिया था। वह ह्यूक्रियन की तरफ मुड़ता है और उससे कहने लगा कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इस कुत्ते ने उसे कैसे काट लिया, ये उसकी उंगली तक आखिर पहुंचा कैसे। लो, क्योंकि वो आदेश दे चुका था कि कुत्ते को मरवा डालो, और जब भीड़ में किसी ने कहा कि ये तो लगता है जनरल साहब का कुत्ता है, तो वो जिसकी उंगली काटी थी ह्यूक्रियन उसी पर भड़कने लगा और कहने लगा कि बताओ कैसे काट सकता है इतना सा कुत्ता तुम्हारी उंगली को। एक छोटा सा कुत्ता है, इतना प्यारा सा कुत्ता है, वो तुम्हारी उंगली को कैसे काट सकता है। हो सकता है तुम्हारी उंगली में कोई कील वील चली गई हो। इस तरह से उसको कई तरह की बातें सुनाने लगा। ओचुमेलाव ह्यूक्रियन को ही कोसते हुए कहता है कि जरूर उसकी उंगली में कील वील लग गई होगी और उसे अचानक ही सोचा होगा कि चोट का पूरा इल्जाम कुत्ते पर डल जाए ताकि जुर्माना ले सके, हर्जाना ले सके, पैसे वसूल कर सके। सिपाही ध्यान से कुत्ते को देखकर कहता है, सिपाही ने फिर ध्यान से देखा, भीड़ में से किसी ने कहा था ठीक है कि ये कुत्ता जनरल साहब का है। वो सिपाही जो इंस्पेक्टर के साथ था उसने आराम से कुत्ते को देखा और कहता है कि वो कुत्ता जनरल साहब का तो नहीं है, क्योंकि जनरल साहब के पास तो ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। जब सिपाही कहता है कि उसे एकदम पक्का विश्वास है कि वो कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, तब ओचुमेलाव फिर से ह्यूक्रियन की ओर हो जाता है। जैसे ही उससे सिपाही ने कहा कि ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, तो इंस्पेक्टर फिर से एकदम किसकी तरफ हो जाता है, ह्यूक्रियन की, और कहता है कि इस कुत्ते ने उसे काटा है तो एक बात याद रखना है कि इस कुत्ते को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है।
हर हालत में मजा चखाना है। सिपाही फिर से सोचते हुए बोला कि शायद ये जनरल साहब का ही कुत्ता है, कल ही उसने बिल्कुल इसी तरह का कुत्ता उनके आंगन में देखा था। लो, अब फिर वो कहता नहीं नहीं साहब, वो भी मजे लेते हैं, नहीं साहब मुझे लगता है कि ये कुत्ता जनरल साहब का ही है, उनके आंगन में देखा है। तुरंत फिर से इंस्पेक्टर बदल जाते हैं और बार अपनी राय को बदल चुका था, इसलिए उसने कहा कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाया जाए और उन्हीं से पूछा जाए कि वह कुत्ता उनका है या नहीं। जब उस कुत्ते के बारे में उसे कोई ठीक से नहीं बता पा रहा था तो ओचू मिलाप जनरल साहब के घर में खाना बनाने वाला दिखाई देता है। वो पहुंचे वहां पर, वह उसको बुलाता है और उससे पता करने की कोशिश करता है कि बावर्ची मना करते हुए कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का कुत्ता जनरल साहब के घर में नहीं देखा है। अब फिर इंस्पेक्टर को यह भरोसा हो गया कि चलो ये जनरल साहब का नहीं है, अब उस जिस भी मालिक का ये कुत्ता होगा या इस कुत्ते का जो भी मालिक होगा उससे कुछ मैं भी ऐंठ लूंगा और इसको भी कुछ जुर्माना दिलवा दूंगा। तो उन्होंने कहा पक्का? बोले नहीं साहब, मैंने तो कभी जनरल साहब के पास ऐसा कुत्ता नहीं देखा। यह सुनकर ओचू मिलाप कहता है कि अब और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वह कुत्ता फालतू है, मतलब लावारिस है। अब इस कुत्ते को मारकर सारी घटना को खत्म कर देना चाहिए, बहुत हो चुका है, अब ये कुत्ता जीवित नहीं रहना चाहिए। इस तरह के यदि आवारा कुत्ते गलियों में घूमते रहे तो आज इस व्यक्ति को काटा है, कल किसी और को काट देगा। इस पर बावर्ची प्रोखोर कहता है, एक और बावर्ची बोल पड़ता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, परंतु ये उनके बड़े भाई का है या उनके भाई का है। ओह, अब फिर इंस्पेक्टर दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलते थे, अपनी बातों से तुरंत पलटते थे। जब ओचू मिलाप को पता चला कि जनरल भाई का आया है, तो जनरल का भाई आया, तो बावर्ची से कहता है कि थोड़ा सोच कर देखो कि जनरल साहब के भाई साहब जनरल साहब से मिलने आए हैं और वह इतना भी नहीं जानता कि ये कुत्ता उनका है। बावर्ची से कहा ध्यान से देखो जरा, यदि जनरल साहब के भाई जनरल साहब से मिलने आए तो देखो जरा, तुम तो यहीं रहते हो ना, उनका भोजन, बावर्ची मीन्स जो खाना बनाते हैं, रसोईया, ठीक है, ध्यान से देखो क्या ये कुत्ता उन्हीं का है। अब कहते हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई, ले जाइए इसे, ये बहुत ही सुंदर कुत्ता है। बोले अच्छा, ये उन्हीं का कुत्ता है, बहुत प्यारा कुत्ता है, बहुत ही सुंदर कुत्ता है, आप ले जाइए, उनको दे दीजिए। अब क्या होता है, प्रोखोर कुत्ते को संभाल कर काठ गोदाम से बाहर चला जाता है और भीड़ यूक्रेन की हालात पर हंसने लगती है। अब भीड़ का मतलब पूरा जो कारनामा हुआ जा रहा था इंस्पेक्टर की तरफ से, या इंस्पेक्टर का बार बार अपनी बात से पलट जाना, एकदम ठोक बजाकर कहना कि अब इसको नहीं छोड़ूंगा और तुरंत ही कुछ और पलट जाना, इस तरह से भीड़ भी कानून व्यवस्था पर हंस रही थी, उस पर मतलब क्या कहें कि आखिर किन पर भरोसा किया जाए, जिनकी तरफ हम न्याय के लिए गुहार लगाने जाएं, वो स्वयं ही इस तरह का काम करेंगे तो न्याय व्यवस्था तो शून्य ही थी। उस समय रूस में कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कहने को इंस्पेक्टर थे, सिपाही थे, लेकिन सबके सब चापलूस, सबके सब भाई भतीजावाद में उलझे हुए। सबको चाहिए अपनी अपनी जेब भरी हुई और चापलूसी चाटुकारिता में सबसे आगे, ये सब चल रहा था। और जो भी व्यक्ति अपने आप की आजादी की बात यदि करता भी नजर आ जाता था तो उसको गुलामों की तरह पीटा जाता था और उसको कैद कर दिया जाता था। ऐसी कैसी कानून व्यवस्था, ये कानून है या अत्याचार है, यही तो लेखक ने बताने का प्रयास किया है। अब क्या हुआ, ओचू मिलाप यूक्रेन को डराते हुए कहता है कि वह उसके बाद में निपटेगा उससे, और अब लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को पार करता हुआ अपने रास्ते पर निकल जाता है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यही तो समझाया है कि किसी पर भरोसा, या हम सोचें कि ये वर्दी पहने हुए हैं, ये कानून है, ये हमारी सहायता करेगी, परंतु पता चलता है कि वो कानून के जो ठेकेदार हैं उन्हीं में इस कदर का मुखौटा पहनकर रखा है कि कितने चेहरे हैं अनुमान लगाना भी मुश्किल है। व्यक्ति की बात यहां पर करते हैं कि किस तरह से व्यक्ति तुरंत अपने आप की बातों से पलट जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के बात मतलब ठोस तरह से कहें कि हाँ हमें ये काम करना है या हम आपकी सहायता करेंगे, यदि बात कहीं और किया जाए, पैसे या पद की बीच में आ जाए, तो लोग उस न्यायपरक व्यक्ति को, या जो सच्चा व्यक्ति है, उसका साथ ना देकर उन लोगों का साथ देने लगते हैं जिनके पास पैसे की पावर है। क्योंकि अधिकतर लोग बिल्कुल उसी तरह से हुए जा रहे हैं, बिन पैंदी के लोटे की तरह, कि जहां पर मिलेगा उन्हें लाभ मुनाफा, उसकी तरफ हाँ में हाँ या जी में जी मिलाते रहते हैं। या फिर हम बात करें पहचान की या भाई भतीजावाद की, कि जहां पर जान पहचान के आधार पर कुछ
कहते हैं ना आजकल काबिलियत या गुणों को ना देखकर लोग भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म में उलझते जा रहे हैं। पहचान है तो एक ऐसे व्यक्ति को भी उस पद पर आसीन कर दिया जाता है जो उसके लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहचान है। और एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक रूप में गुणी है, जो सर्वगुण रखता है उस कुर्सी पर बैठने के लिए, लेकिन उसको उस कुर्सी पर देखने तक को नहीं दिया जाता। क्या है ये? किस तरह का चल रहा है? क्या हम न्यायपूर्वक अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं? क्या ईमानदारी से हम 2 वक्त की रोटी कमा कर नहीं खा सकते हैं? क्यों हम उस धन के लालच में चले जाते हैं, दलदल में फंसते जाते हैं? और दलदल तो ऐसा होता है, एक कदम रखा तो दूसरा अपने आप अंदर धंसता जाता है। आत्मसंतुष्टि की बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अपने मन में आत्मसंतुष्टि अवश्य रखना है। यदि हम आत्मसंतुष्ट रहते हैं, अपने मन में संतोष का भाव रखते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं, तो किसी भी तरह से दुख या परेशानियां हमें अपने वश में नहीं कर पाती हैं। जो है ठीक है। हाँ, ये नहीं कि संतोष होने का मतलब ये नहीं कि हमें अब कुछ करना ही नहीं है। प्रगति की तरफ जाना है, उन्नति की तरफ जाना है, लेकिन होड़ में नहीं जाना कि उसके पास है इसलिए मुझे ये चाहिए। मैं आज मेरे पास साइकिल है, मैं बाइक खरीदने की चाह रखता हूं, मैं फिर कार खरीदूंगा, फिर मुझे बड़ी चाहिए और मैं मेहनत करूंगा। इस तरह के ये विचार होना चाहिए। तो इस तरह का आशावादी या ऑप्टिमिस्ट होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन होड़ में गिर कर कि उसके पास है ऐसा तो मुझे भी चाहिए वैसा, इस तरह की सोच व्यक्ति के बुद्धि, जो सद्बुद्धि रहती है ना, उसका नाश कर देती है और सद्बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। तो अपनी बुद्धि को हमेशा सद्बुद्धि में ही बनाए रखिए, सद्विचारों को पनपने दीजिए, ताकि कुविचारों को अपने मस्तिष्क में पनपने का स्थान ही ना मिले। अब क्या हुआ, बार बार अपनी बात से पलटने और बड़े अधिकारियों के कुत्ते तक की सिफारिश करने के कारण इस पाठ का नाम गिरगिट रखा गया। और ऐसी शासन व्यवस्था के लिए ही कवि तुलसीदास ने भी कहा था, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अर्थात समर्थवान लोगों का कोई दोष नहीं होता। ठीक है, यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा भी ये पंक्ति लिखी गई थी और हम ये सब जानते हैं। इवन मैं कहूं कि सब लोग जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मानते कुछ ही लोग हैं। ठीक है, आशा करती हूं आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान कई प्रश्न, नए नए प्रश्नों से भी आप अवगत हुए होंगे। प्रश्नों का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं वो भी आप में विकसित हुआ होगा। जब प्रश्नों का निर्माण हम करते हैं तो उत्तरों का निर्माण भी भली भांति हो ही जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में पनपता है तो तुरंत हमें बताइए कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा हमेशा के लिए आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन लाया है और भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला। यहां पर मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगी कि ना केवल आपको यहां पर आपकी क्लास या विषय के वीडियोस ही प्रोवाइड किए जाते हैं, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी एकदम फ्री। सही सुना है आपने, बिल्कुल सही सुना है। यह हम 20%, 30%, 50% या 90% फ्री देने की बात नहीं करते हैं, 100% फ्री। जब इतनी गुणवत्ता के साथ, इतनी क्वालिटेटिव एजुकेशन के साथ आप हमारे साथ आ गए हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा और किसी तरह का कोई भी संकोच या अपने मन में किसी तरह का डाउट मत पालिएगा। जो भी आपके भ्रम हो या जो भी आपके मस्तिष्क में प्रश्न उपजते हो, उन प्रश्नों को लिखिएगा, हम आपके प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपनी क्लास के वीडियोस ना केवल हिंदी मीडियम में बल्कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी मीडियम की मैं बात करूं तो हिंदी मीडियम में आप गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, यदि हायर सेकेंडरी की हम बात करें तो बायोलॉजी को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, अर्थात सभी विषय के वीडियोस आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। और क्या देखना है वो भी आपके लिए सुविधाजनक बना के रखा है। किस तरह से, आप जिस भी वीडियो पर देखना चाहेंगे ना, उस पर जाइए और क्लिक कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में सब कुछ वेल डिफाइंड है, वेल अरेंज्ड है कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बात करूं मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तो एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, आईएससी, सीए, जेईई, सब कुछ यहां पर दिया है आपके लिए फ्री। किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, किसी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखते हैं हम हिंदी का वीडियो। जब आप हिंदी की वीडियो पर जाएंगे तो वहां प्लेलिस्ट पर जाकर आपको दिखाई देगा कि आपको क्या देखना है। जैसे आप देखना चाहते हैं सीबीएसई या एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम,
क्लिक कर देंगे, आपके सामने पाठ्यक्रम का वीडियो जाएगा। यदि आप चाहते हैं संपूर्ण विषय का विवरण, हाँ बिल्कुल क्लिक कीजिएगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर आपके सामने वीडियो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि काश सभी पाठों का क्रम अनुसार सारांश मिल पाता, एनसीईआरटी समाधान मिल पाते, बहुविकल्पीय प्रश्न मिल पाते, अरे आपने सोचा वहां, साकार किया हमने यहाँ, क्योंकि हमें चिंता है हमारे स्टूडेंट्स की, हमें परवाह है हमारे स्टूडेंट्स की कि वे जो सोचते हैं वो साकार या एकदम प्रत्यक्ष रूप से उन्हें मिल पाए। तो यहां पर आपकी सुविधा का रखा गया है विशेष ख्याल, सब कुछ है यहां पर आपके लिए। जस्ट आप क्लिक कीजिए, उसका वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम आपको देखना है कि साल भर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह की पाठ्य पुस्तकें होंगी, कितने पाठ होंगे, क्या काव्य खंड गद्य खंड होंगे, कौन राइटर्स या लेखक या लेखिकाएं, कवि या कवयित्री शामिल होंगे, सब कुछ यहां पर एकदम इस वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पाठ्य पुस्तक की हम बात कर लें तो कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका सहायक या पूरक पाठ्य पुस्तिका। कोर्स बी की हम बात करें तो स्पर्श और संचयन, ठीक है। भाग 2 हम पढ़ेंगे 10वीं में, क्योंकि इनका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अब आप ये सोच रहे होंगे किताबों के नाम सेम है, दोनों किताबें एक ही हैं, तो क्या कवि या लेखक भी वही हैं? क्या उन्हीं पाठों या कहानियों को, कविताओं को आगे आगे करके यहाँ लाए हैं? देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है आपके और सभी प्रश्नों का जवाब यहां पर देंगी आपकी लाली मैडम। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब आप वीडियो देख लेंगे तो मैं इतना तो वादा करती हूं आपसे कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत पसंद भी आएगा। और जब पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप कर लेंगे तो आपको हर एक जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमारा और आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता जाए और हम और आप एकदम बिल्कुल बॉन्ड में हमेशा के लिए बंध जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।